नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं नीलेश पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी प्यारे अभ्यर्थी, काफ़ी दिनों से एग्रोनॉमी की क्लास नहीं चल रही थी। जी हाँ, बिल्कुल, अब आपको हर दिन एग्रोनॉमी की क्लास मिलने वाली है। जैसा कि हमने बताया था कि कुछ दिन की बस बात है, आपको एग्रोनॉमी की क्लासेस मिलने वाली हैं। बात करें हम एजीटीए के ऑनलाइन बैच की अपने, तो एजीटीए ऑनलाइन बैच शताब्दी बैच में कल से यानी 28 जनवरी से आपको क्लासेस मिलने वाली हैं। जो बच्चे शताब्दी बैच के क्लास देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, पर डे आपको ये क्लासेस मिलने वाली हैं। कंप्यूटर की क्लास मिलेगी, एनिमल हस्बेंड्री की क्लास मिलेगी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की क्लास आपको मिलेगी, सॉइल साइंस की आपको क्लास मिलेगी और एग्रोनॉमी की क्लास मिलेगी। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश स्पेशल की आपको क्लास मिलेगी। कहने का मतलब है 5 से 6 सब्जेक्ट आपको हर दिन आपको देखने को मिलेंगे। आप लोग परेशान थे कि सर कोर्स कैसे पूरा होगा, कैसे नहीं पूरा होगा। हमने बोला था ना कि आप अच्छी गुणवत्ता का कोर्स पा रहे हैं तो कुछ दिन का धैर्य रखना पड़ेगा। और वो अभी पिछले सप्ताह में हमने पूरी प्लानिंग की और उस प्लानिंग के मुताबिक आपके लिए मैं बहुत कुछ अच्छा लेकर आने वाला हूं। और हमारा टारगेट यही रहेगा कि आपका फरवरी में कोर्स कंप्लीट हो जाए और फरवरी में कोर्स कंप्लीट होने के साथ साथ हम आपको प्रैक्टिस भी करा पाए टाइम के हिसाब से, ताकि आप अपने एग्जाम में वो परफॉर्मेंस लेकर आओ जो आपने उम्मीदें छोड़ रखी थी। भाई हमारा क्या आपके साथ सहयोग है, हमारा बस एक ही उद्देश्य है कि हम अधिकतम आपको कंटेंट दे दें। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक हमारी क्लासेस रहती हैं। इस समय हमारे अगर बात करें एजीटीए ऑनलाइन शताब्दी बैच, टीजीटी टारगेट बैच, एग्रीकल्चर फाउंडेशन बैच, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ऑफलाइन बैच को मिलाकर हमारी 7 से 8 क्लासेस आ रही हैं। और सारी क्लासेस बिना पीपीटी की क्लासेस होती हैं, तो आप समझ सकते हो कि टाइम तो लगता ही है। 8 क्लासेस का मतलब 10 घंटे आपको बिजी रहना है क्लासेस में ही। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नई टाइम के हिसाब से हो पाई एक दो दिन, तो उसके लिए आप लोगों ने बढ़िया धैर्य रखा। अब कल से यानी कि 28, आज 27 जनवरी है, 28 जनवरी से आपको क्लासेस मिलने वाली हैं। तो बीड साइंस में कुछ टॉपिक बचा हुआ था एक दो दिन का, उसको हम लेकर के आए हैं। इसके बाद हम एग्रोनॉमी में आपको नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं हमारे ऑफलाइन बैच के। अगर बारे में बात करें, निर्माण बैच एजीटीए ऑफलाइन क्लासेस शुद्ध हिंदी मीडियम में स्टार्ट हो चुकी हैं। अच्छा, ये सर बैच कब स्टार्ट हुआ? तो नया बैच 21 जनवरी 2025 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, पूरे उत्तर प्रदेश में जो नए बैच हैं उनमें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ आपको अगर देखने को मिलेगी तो वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी में मिलेगी। जितने भी, चाहे आप कानपुर की बात कर लो, लखनऊ, प्रयागराज, कहीं की बात कर लो, सबसे ज्यादा बच्चे ऑफलाइन स्ट्रेंथ में नए बैच में वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी में, क्योंकि बच्चों ने भरोसा दिखाया। हमारे पास गोला गोकरनाथ तहसील से ये बैच ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लखीमपुर खीरी जनपद से। और हमारे पास बच्चे आ चुके हैं अमरोहा, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, आजमगढ़, बांदा, उसके साथ साथ ललितपुर, ललितपुर बिल्कुल एमपी बॉर्डर, बनारस, सुल्तानपुर, ये बच्चे हमारे पास बैठे हुए हैं। बस्ती, हरदोई, सीतापुर और आपका पीलीभीत और लखीमपुर लोकल के जो बच्चे हैं वो तो हैं ही। उसके साथ साथ जो गर्ल्स हैं वो भी दूर दूर से, जैसे आगरा, मैनपुरी, कानपुर, बिहार, यहाँ से भी बच्चों के संपर्क हुए हैं। ठीक है, बच्चे आना चाह रहे हैं। मतलब 5 फरवरी तक इतनी इंक्वायरी आ चुकी है कि हमें दूसरा बैच बनाना पड़ जाएगा ऑफलाइन का, क्योंकि पहला बैच पूरा फुल हो चुका है। बस थोड़ी बहुत सीटें आपकी 10 से 15 सीटें शेष बची हुई हैं। जो जैसा कि हमने 100 बच्चों का एक स्ट्रेंथ बैच बनाने का प्लानिंग किया था, इसमें हमारे पास 84 एडमिशन हो चुके हैं। 84 बच्चे हमारे पास एडमिशन ले चुके हैं। 15-16 सीटें और शेष हैं इस बैच की। तो यदि आप भी एडमिशन चाहते हैं तो 1 फरवरी तक आप अपना रजिस्ट्रेशन इन 3 नंबर पे कॉल करके सुनिश्चित कर लें, ताकि आप इसी बैच में आ जाएं। अदरवाइज हम हो सके तो 10 या 11 फरवरी से सेकेंड बैच का अनाउंसमेंट करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से बच्चों की इंक्वायरी आ रही है उस हिसाब से लग रहा है कि हमें दूसरा बैच चलाना पड़ जाएगा। वैसे हम एक ही बैच चलाना चाह रहे थे, क्योंकि हम चाह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम किसी बैच में बेहतर कर पाएँ, परंतु अब हम
चाहे 2 हो जाए चाहे 3 हो जाए, मेहनत करने के लिए बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। 8 घंटे क्लासेस हो रही हैं, 12 घंटे होंगी तब भी हम डटे रहेंगे, क्योंकि 10-10 घंटे क्लास पढ़ाने का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस में मजा ही कुछ आता है कि 10 घंटे अगर क्लास पढ़ाना पड़ता है तो दिन में बराबर क्लास में ही बिजी रहना पड़ता है। सुकून मिलता है कि बच्चों के बीच में रह के क्लासेस करो, पढ़ाओ, ठीक है। ऑफलाइन में क्या होता है, क्लास पढ़ा दिया, बच्चा सामने बैठा है, अगर मान लो कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो बच्चा मुंह बना देता है। अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चे, डेडिकेशन अगर है आपके लिए तो ऑनलाइन बेस्ट है, यदि आपके लिए डेडिकेशन है तो। और ऑनलाइन हमारा पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे सस्ता कोर्स है, मात्र 399 रुपए में आप शताब्दी बैच को ले सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं बीट साइंस में। कुछ हमने बात किया था शाकनाशियों का वर्गीकरण, रसायनों का वर्गीकरण। हमारी जो मेन हेडिंग थी वो थी शाकनाशियों का वर्गीकरण। क्या था? शाकनाशियों का वर्गीकरण। शाकनाशियों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ। सभी बच्चे एक बार सेशन को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कर दे ताकि हमारे बीच हर एक बच्चा जुड़कर क्लास कर सके, क्योंकि आपका जो एग्रोनॉमी सब्जेक्ट था आपने बहुत प्लेटफॉर्म से पढ़ा परंतु वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला जो हमारे इस एग्रोनॉमी से आपको सेटिस्फेक्शन मिला है। तो यदि नए बच्चे हैं जो अभी भी तैयारी करना शुरू किए हैं, उनका भी नुकसान ना हो तो उनको भी आप ये प्लेलिस्ट ही पूरी की पूरी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन बच्चों के भी 20 से 25 क्वेश्चन में भागीदारी मिल सके और उनका भी सिलेक्शन हो सके। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड। हर्बिसाइड। और आपको बता दें कि आज बाईडी परिवार आप लोगों के सहयोग से 5000 यूट्यूब सब्सक्राइबर के साथ एक उभरता हुआ प्लेटफॉर्म बन रहा है। तो आप लोगों का असीम सहयोग एवं असीम प्यार, जो कि 3 महीने 17 दिन में ही ये मुकाम हासिल किया हमने। 3 महीना 17 दिन, अगर बात करें तो 107 दिन में ये 5010 सब्सक्राइबर जो हुए हैं ये आप लोगों के सहयोग और सपोर्ट से हुए हैं। क्योंकि अगर हम बात करें एग्रीकल्चर फील्ड में तो सबसे जल्दी ग्रो करने वाला ये बाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी चैनल है, क्योंकि जो मुकाम हम लोगों के सहयोग से हम लोग 3 महीने में कर लिए वो मुकाम एग्रीकल्चर के सेक्टर में कब 1 साल में जाके होता है कि 1 साल में 5000 सब्सक्राइबर होना मुश्किल पड़ जाता है। और वो अभी हमने शुरुआत किया था और 5000 सब्सक्राइबर हो गए। इतना ज्यादा आप लोगों का सहयोग सपोर्ट बना रहा। ऐसे ही यदि आप लोग सहयोग सपोर्ट बनाए रहे तो एक दिन बहुत जल्द हम 10,000 पे आने वाले हैं, फिर 1 लाख की ओर मूव करेंगे, क्योंकि आप लोगों का सहयोग। अभी कुछ दिन पहले हमने 1000 के लिए बनाया था, अब बहुत ही जल्द आ गया 5000 का। टेलीग्राम चैनल यदि आप लोग नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वहां आपको मिल रहे हैं रोजाना सुबह आपको 10 प्रश्न बिल्कुल सटीक आंसर की के साथ, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो यदि आप इंग्लिश में पढ़ना चाहें तब भी आपके लिए क्वेश्चन है, हिंदी में पढ़ना चाहें तब भी आपके लिए क्वेश्चन है। अच्छा, टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करोगे? तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आइएगा, उस पर लिंक दी हुई है टेलीग्राम चैनल की। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा बाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी, वहां पर क्विक लिंक दी हुई है, तो क्विक लिंक पे आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना आपको 10 प्रश्न मिल रहे हैं। 300 से अधिक प्रश्न हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, ध्यान देना, अभिमन्यु बैच जो टेलीग्राम पे चल रहा है हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं है, आप रोजाना 10 क्वेश्चन का लुत्फ उठा सकते हैं। तो शाकनाशियों का वर्गीकरण जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि पहला जो वर्गीकरण हमने पढ़ा था कि पहला कार्बनिक और अकार्बनिक। तो हमने कार्बनिक के बारे में कुछ पढ़ी थी चीजें, कुछ अकार्बनिक के बारे में पढ़ी थी चीजें। अगर सेशन आपको बहुत जबरदस्त लग रहा है, क्लास आपको मजेदार लग रही है, तो इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि हर एक बच्चे के पास ये क्लास जानी चाहिए, चाहे वो AAO की तैयारी कर रहा है, चाहे राजस्थान सुपरवाइजर की तैयारी कर रहा हो, चाहे MPRAU की तैयारी कर रहा हो, AGTA की तैयारी कर रहा हो, बिहार एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की तैयारी कर रहा हो। हर बच्चे के लिए क्लास लाभदायक है, चाहे वो यूपी कैडेट की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो 11th AG बोर्ड की तैयारी कर रहा हो। हर एग्जाम के लिए आपके लिए ये क्लास बहुत आधारित, क्योंकि हम लोग बेसिक से एडवांस की ओर चल रहे हैं। तो अब हम इसमें पहला जो वर्गीकरण हमने देखा
उसके बाद हम दूसरे वर्गीकरण की ओर आते हैं। पहला हम लोगों ने देखा था कि रासायनिक और कार्बनिक और अकार्बनिक, तो इसको हम अभी 1 नंबर ही डालते हैं क्योंकि वो तो हम सिर्फ नेचर के बारे में देखे थे। तो अब हम वर्गीकरण की बात करते हैं नंबर 1 वर्गीकरण में हम क्या देखने वाले हैं, तो चयनात्मकता के आधार पर क्या देखेंगे, चयनात्मकता के आधार पर, बेस्ड ऑन सेलेक्टिविटी, चयनात्मकता के आधार पर, चयनात्मकता के आधार पर, अगर अंग्रेजी में हम इसकी बात करें तो बेस्ड ऑन सेलेक्टिविटी, बेस्ड ऑन सेलेक्टिविटी। यहां से आपका क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। ये ध्यान देना कि यदि क्वेश्चन आ जाए यहां से तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। एग्रोनॉमी में कहीं से भी प्रश्न आए आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं विस्तार से, समग्र से, और कोई एमसीक्यू मोड में हम तैयारी नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखना, एमसीक्यू बहुत जहरीला होता है अपने कैरियर के लिए, तो पहले हमें विस्तार से जानना जरूरी है। तो अब हम बात करते हैं चयनात्मकता के आधार पे, मतलब कुछ विशेष खरपतवारों को चयन के आधार पे ये शाकनाशी मारते हैं। तो नंबर 1 हम बात करते हैं चयनात्मकता के अंदर अचयनात्मक, अचयनात्मक या अवर्णा, ठीक है, अवर्णात्मक, चाहे हम वर्णात्मक कहें चाहे चयनात्मक कहें। तो अचयनात्मक मतलब नॉन सेलेक्टिव, नॉन सेलेक्टिव। यहां पर कहने का मतलब क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। मतलब ऐसा शाकनाशी जो किसी पर्टिकुलर पौधे को सेलेक्ट नहीं करता है, इसके संपर्क में जो ही पौधे आएंगे वो सबको सब मार देगा, चाहे वो खरपतवार हो चाहे वो फसल हो। ये कोई विशेष निमंत्रण नहीं देता है किसी को कि भाई तुम्हारा ही निमंत्रण है, इसके सामने जो आया वो गया। ये समझ लो ये मूवी का विलेन है, छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ेगा, बड़े से एक्टर को भी नहीं छोड़ेगा। तो अचयनात्मक, जैसे हम लोगों के शादी बारात वाले आते हैं जब घर पे, या कोई गेस्ट आते हैं घर पे, तो हम लोग सेलेक्टिव कर लेते हैं, ये वाले वीआईपी गेस्ट हैं, ये वाले थोड़े नॉर्मल हैं, तो वीआईपी गेस्ट को बढ़िया टी शर्ट में चाय दो, और जो ऐसे ही है नॉर्मल उनको ग्लास में चाय दे दो। ये ऐसा हम लोग करते हैं अमूमन, गांव में देखा होगा, कई बार आपके साथ भी हुआ होगा, आपने देखा होगा। भेदभाव जिसको कहते हैं सेलेक्टिविटी। जैसे मान लो आप कहीं मामा के घर गए, आप गए और आपके चाचा का बेटा भी गया, तो आप आपके सगे मामा हैं तो आपको 200 रुपए दे दिए और आपके चाचा के बेटे को 50 रुपए पकड़ा दिए। होता है ऐसा कि नहीं होता? वहां पर सेलेक्टिविटी होती है। परंतु जो लोग अच्छे होते हैं वो सेलेक्टिविटी नहीं करते हैं, जो उनके सामने आएगा वो बराबर उसके साथ ट्रीट करेंगे। तो ये भी नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड भी वैसे ही होते हैं कि इनके सामने जो भी पौधे आते हैं ये सबको खत्म कर देते हैं। तो ध्यान रखना, नॉन सेलेक्टिव मतलब किसी भी पौधे को सेलेक्ट नहीं करते हैं, ये सबको मार देते हैं। ऐसे शाकनाशी जो सभी पादपों को खत्म कर देते हैं तो उनको हम बोलते हैं अचयनात्मक। जिसमें एग्जाम्पल की हम बात करेंगे तो डाइक्वाट, डाइक्वाट, पैराक्वाट और ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट, ध्यान देना, अचयनात्मक खरपतवार नाशी को हम जीरो टिलेज हर्बिसाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो टिलेज हर्बिसाइड। नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट बना के लिख लेना, जीरो टिलेज हर्बिसाइड। जीरो टिलेज हर्बिसाइड कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, पूछा जाता है कौन सा जीरो टिलेज हर्बिसाइड है, तो पैराक्वाट, डाइक्वाट, ग्लाइफोसेट। ये आपके पास पता होना चाहिए कि अचयनात्मक को ही हम क्या कहते हैं? जीरो टिलेज हर्बिसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो टिलेज हर्बिसाइड कहते हैं। दूसरा हम बात करते हैं चयनात्मक। चयनात्मक, राजस्थान वाले बच्चों, आपकी किताब में चयनात्मक को वर्णात्मक लिखा होता है। क्या लिखा होता है? वर्णात्मक लिखा होता है। तो बात एक ही है, चाहे चयनात्मक चाहे वर्णात्मक, तो सेलेक्टिव। राजस्थान जो आरबीएससी की किताब है, राजस्थान बोर्ड,
वहां पर वर्णात्मक हर्बिसाइड का नाम लिखा मिलेगा, तो ध्यान देना। अचयनात्मक की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो अचयनात्मक की बात कर लिए, फिर चयनात्मक की बात कर रहे हैं कि चयनात्मक क्या होता है साहब, ये चयन करता है, पर्टिकुलर पौधे को चयन करके मारता है, जैसे 2,4-D चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को मारता है, 2,4-D चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को मारता है। ब्यूटाक्लोर धान में प्रयोग किया जाता है, धान के खरपतवार को मारता है ब्यूटाक्लोर। एट्राजीन मक्के की फसल में प्रयोग किया जाता है, तो मक्के के खरपतवार को मारता है। आइसोप्रोट्यूरान गेहूं में प्रयोग किया जाता है, आइसोप्रोट्यूरान गेहूं में प्रयोग किया जाता है। तो ये सिलेक्शन का यहाँ पर बात आ गया, तो आइसोप्रोट्यूरान हमने देख लिया। उसके बाद बहुत से ऐसे खरपतवार नाशी होते हैं, जैसे पेंडीमेथिलीन, पेंडीमेथिलीन दलहनी फसलों में डाला जाता है, पेंडीमेथिलीन। तो ऐसे कुछ खरपतवार नाशी हैं, शाकनाशी हैं, जो सिर्फ स्पेशल प्लांट को ही किल करते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं चयनात्मक हर्बिसाइड। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ से कई बार पेपर में प्रश्न निकल कर आया है, तो आप फटाफट से इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम आपको आगे बताते हैं इसके बारे में, और भी इसका वर्गीकरण पढ़ते हैं। पहले हमने चयनात्मकता के आधार पर पढ़ा, बेस्ड ऑन सेलेक्टिविटी, आपके सामने ये आ गया। लिख लिया इसको। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, और अगले पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे क्या कुछ हमारे यहाँ दूसरा जो वर्गीकरण है, अनुप्रयोग के आधार पे, बेस्ड ऑन पर्पज या यूज। अनुप्रयोग के आधार पर, ठीक है। तो अनुप्रयोग के आधार पे हम बात करते हैं कि प्रयोग के आधार पर हम शाकनाशियों को कितने भागों में बांटते हैं। प्रयोग के आधार पे अगर हम बात करेंगे तो शाकनाशियों का बंटवारा करेंगे। पहला नंबर आएगा PPI, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, फसल बुवाई से पूर्व, फसल बुवाई से पूर्व। तो ऐसे शाकनाशी जिनका प्रयोग फसल बुवाई से पहले किया जाता है, लिखने की जरूरत ही नहीं है, हमने लिख दिया सीधा फसल बुवाई से पूर्व। मतलब ऐसे शाकनाशी जिनका प्रयोग फसल बुवाई से पूर्व किया जाएगा। आपको लैंग्वेज नहीं लिखना है, क्योंकि हमने हेडिंग में ही लैंग्वेज बना दिया। इसको PPI भी कहते हैं शॉर्ट में, इसको PPI भी कहते हैं शॉर्ट में। अगर हम शॉर्ट की बात करें तो इसको शॉर्ट में लिख लेना, PPI बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? PPI। क्या बोलते हैं? PPI बोलते हैं इसको, ठीक है। PPI, या इसको PPI ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक है। क्या बोलते हैं? PPI। तो कौन कौन से PPI में आते हैं प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन में? तो ध्यान देंगे फ्लूक्लोरालीन, फ्लूक्लोरालीन। तो फ्लूक्लोरालीन, जिसको हम बोलते हैं बासालीन, क्या बोलते हैं? बासालीन। ये आता है प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन में, ठीक है। इसको फसल की बुवाई से पहले प्रयोग करते हैं। किस में प्रयोग करते हैं? दलहनों में प्रयोग करते हैं मोस्टली। इसको किस में प्रयोग करते हैं? मुख्यतः दलहनों में, मुख्यतः दलहनों में प्रयोग करते हैं। इस पॉइंट को लिख लेना, मुख्यतः दलहनी फसल लगाने से पूर्व, लगाने से पूर्व इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। दूसरा हम लोग देखते हैं प्री इमरजेंस। दूसरे की हम बात करते हैं प्री इमरजेंस, प्री इमरजेंस।
अंकुरण से पूर्व, अंकुरण से पूर्व मतलब ऐसे खरपतवारनाशी जो अंकुरण से पूर्व प्रयोग किए जाते हों, जिनको पीई कहते हैं। क्या कहते हैं? पीई कहते हैं। ध्यान देना, जिनको पीई कहते हैं वो अंकुरण से पूर्व प्रयोग किए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो अंकुरण से पूर्व प्रयोग किए जाने वाले कौन कौन से हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ब्यूटाक्लोर, ब्यूटाक्लोर, आपका एट्राजीन, सीमाजीन, ये भी क्या है? अंकुरण से पूर्व प्रयोग किया जा रहा है। क्या है? अंकुरण से पूर्व प्रयोग किया जा रहा है। इसके बारे में हम लोग बात कर लिए कि अंकुरण से पूर्व प्रयोग किया जाने वाला पेंडिमेथिलिन अंकुरण से पूर्व भी प्रयोग किया जाता है, अंकुरण के कभी कभी बाद में भी इसका प्रयोग कर लेते हैं। तो पेंडिमेथिलिन एक प्री इमर्जेंस और पोस्ट इमर्जेंस दोनों के काम में आता है। पेंडिमेथिलिन, ये कुछ हर्बिसाइड हैं जो हमारे प्री इमर्जेंस के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं पोस्ट इमर्जेंस। पोस्ट इमर्जेंस अंकुरण पश्चात प्रयोग, अंकुरण के बाद प्रयोग, अंकुरण के बाद, इसको हम बोलते हैं पीओई, पोस्ट इमर्जेंस। मतलब ऐसे शाकनाशी जिनका प्रयोग हम अंकुरण होने के बाद करेंगे। तो अंकुरण होने के बाद यानी कि खड़ी फसल में हम इनका प्रयोग करेंगे। जैसे 2,4-D, 2,4-D को हम खड़ी फसल में प्रयोग करते हैं। आइसोप्रोट्यूरान, आइसोप्रोट्यूरॉन, मेट सल्फ्यूरॉन, मेट सल्फ्यूरॉन, सल्फो सल्फ्यूरॉन, सल्फो सल्फ्यूरॉन, एमिजा थापर, एमिजा थापर, ईटीसी। ये कुछ हर्बिसाइड हैं। जैसे ग्लाइफोसेट भी अंकुरण के बाद ही प्रयोग किया जाता है। तो ग्लाइफोसेट भी अंकुरण के बाद हम लिख सकते हैं, क्योंकि खरपतवार जब उगते हैं तभी हम उसका प्रयोग करते हैं। तो ग्लाइफोसेट को भी हम अंकुरण के बाद ही प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, पैराक्वाट वगैरह ये सब पोस्ट इमरजेंस आते हैं, तो इसमें मेंशन कर लो। आगे नाम कभी कभी आ जाता है, जैसे डाइक्वाट, पैराक्वाट, ग्लाइफोसेट। ठीक है, ग्लाइफोसेट। तो ये कुछ ऐसे हर्बिसाइड हैं जो पोस्ट इमरजेंस है, मतलब फसल और खरपतवार की बुवाई के बाद ही इनका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि सर कौन सा प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन है, कौन सा प्री इमरजेंस है, कौन सा पोस्ट इमरजेंस है। ये अगर हमको याद है तो पेपर में हम क्वेश्चन बना ले जाएंगे, क्योंकि पेपर में अक्सर कर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? इन्हीं पॉइंट से आते हैं। हमारी समझ विकसित होनी चाहिए किसी भी टॉपिक को लेकर। हम ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें एग्रोनॉमी एक ही दिन में पढ़ के चाट गए। नहीं, ऐसे काम चलेगा, क्योंकि जब तक आप एक सिस्टमेटिक रूप से नई चीजों को तैयार करोगे, लंबे समय तक इस खोपड़ी में नहीं रख पाओगे। यदि आप लंबे समय तक इस खोपड़ी में नहीं रख पाओगे तो आप कहीं ना कहीं पेपर में कंफ्यूज होके आओगे और गलत करके आ जाओगे क्वेश्चन। सिलेक्शन पढ़ने ना पढ़ने से बहुत कम रुकता है, सिलेक्शन रुकता है हमारी उल्टा सीधी गतिविधियों की वजह से। हम पढ़ते अनर्गल हैं, हम चीजों को सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में ये अवरुद्ध ला रहे हैं, स्वतः अवरुद्ध ला रहे हैं। सेल्फ ब्रेकर बोलते हैं जिसको हम बात करते हैं। जैसे आप एजीटीए की तैयारी कर रहे हो, एजीटीए में 100 क्वेश्चन आने हैं, आपको सब पता है कि कौन से विषय से कितने आने हैं, क्योंकि आपसे ये बातें छिपी नहीं है, क्योंकि बहुत से वीडियो में आपने ये सारी चीजें देखी है।
बहुत जरूरी है इन चीजों के लिए वीडियो बनाना, क्योंकि आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहे। तो आप इन चीजों को बहुत भली भांति समझ गए कि हमें कौन सा विषय कितने समय और कैसे पढ़ना है। परंतु आप तैयारी, इसमें से 30% बच्चे ऐसे हैं जो एमसीक्यू के भरोसे एजीटीए की तैयारी करते हैं। मैं आपको बता दूं भैया, जो बच्चा लगन से थ्योरी को पढ़ के आया है, आपको 2 मिनट में धूम करके चला जाएगा, धूमिल करके आपको चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि आपकी औकात क्या है उस एग्जाम में। तो थोड़ा अभी वक्त है संभलने का, आप संभलिए, क्योंकि यूपी कैटेट और एजीटीए इन दोनों में बहुत अंतर है। कुछ बच्चे तो यूपी कैटेट के नोट से ही एजीटीए की तैयारी कर रहे हैं। अभी कल को मेरे पास एक फोन आया कि सर मैंने आपसे 2019 में यूपी कैटेट की तैयारी की थी और मेरे पास वही नोट्स है, मैं उसी से एजीटीए की तैयारी कर रहा हूं। और पता नहीं उसको किसने ये सजेस्ट कर दिया कि एजीटीए और यूपी कैडेट सेम है। भैया बहुत अलग है। ध्यान देना, जो बच्चे यूपी कैडेट के नोट से तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा सचेत रहें, क्योंकि यूपी कैडेट का लेवल बहुत छोटा है। यूपी कैडेट बच्चा है, एजीटीए बाप है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। उसके साथ साथ मैं बात करूं तो एमसीक्यू से तैयारी करने पर हमारा दिल तो संतुष्ट रहता है, परंतु एग्जामिनर को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे हम, ये भी बात सत्य है। क्योंकि एमसीक्यू में आप कितना रट लोगे? आपको एमसीक्यू बढ़िया लगता है, मुझे पता है, क्योंकि सब्जी बिना मसाले की अच्छी नहीं लगती। और आप लोगों ने जो एमसीक्यू एमसीक्यू की रट लगा रखी है 2-3 सालों से, जब से ये सोशल मीडिया और ये इंटरनेट चल गया है, ऑनलाइन एजुकेशन आ गया है, तब से बच्चों में अच्छी शिक्षा की बजाय अनर्गल शिक्षा ज्यादा भरी जा रही। जो मन में आया यूट्यूब से उठा के पढ़ लिया, जो मन में आया यहाँ से देख लिया, वहां से देख लिया। भाई आपका कैरियर है, क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? एक सटीक मैटर जहां आपको मिले आप वहां जुड़ के पढ़िए, कहीं से भी आप पढ़ो। ये मैटर नहीं करता है कि कितना छोटा टीचर है, कितना बड़ा टीचर है, कोई मैटर नहीं करता। उसको बस सब्जेक्ट आपको समझ में आ जाए, बस आपके लिए अच्छा है, अच्छा है, समझ लो। यदि आपको पूरी प्ले लिस्ट मिल जाए किसी सब्जेक्ट की, आप वहां से जाके पढ़ लो, क्योंकि उसने एक सिस्टम से काम किया होगा। इधर उधर के जो वीडियो पढ़ते हो आप लोग, उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो वीडियो सिर्फ रोमांच पैदा करते हैं मन में, संतुष्टि एग्जामिनर को नहीं दे पाओगे। चीजों को ध्यान रखना। तो आगे हम बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सत्य बात कर लेता हूं आपसे, सही सही बोलता हूं आपके सामने, ठीक है? तो थोड़ा गौर किया करो। तीसरा हम देखते हैं मृदा में अवशेष के आधार पे। मृदा में अवशेष के आधार पे, मृदा में अवशेष के आधार पे बेस्ड ऑन रेजिडुअल इफेक्ट, अवशेष प्रभाव के आधार पे। मृदा में अवशेष प्रभाव के आधार पे, बेस्ड ऑन रेजिडुअल इफेक्ट इन सॉइल। तो मृदा में जो अवशेष प्रभाव है, इसके आधार पे क्या करना है? तो मतलब जो भी हमारा वीडीसाइड है, उसका मिट्टी के अंदर कितना रेजिडुअल इफेक्ट आता है, कितना रेजिडुअल इफेक्ट आता है, हमें इस चीज पर गौर करना है, हमें इस चीज के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो मृदा में जो रेजिडुअल इफेक्ट है, मृदा में जो अवशेष प्रभाव के आधार पे, जैसे हमने कोई वीडीसाइड प्रयोग कर लिया, हमने कोई वीडीसाइड या हर्बिसाइड प्रयोग किया, अब हमें भी जानना जरूरी है कि साहब खेत में उसका रेजिडुअल इफेक्ट कितने दिनों तक रहता है। यदि लंबे समय तक रहता है तो फिर हम उसको कम यूज करें। ये चीजें हमें ध्यान देने योग्य हैं, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नंबर 1, जीरो अवशेष या शून्य अवशेष। शून्य अवशेष जिसको हम बोलते हैं जीरो रेजिडुअल, जीरो रेजिडुअल, या इसको हम बोलते हैं नॉन रेजिडुअल, नॉन रेजिडुअल। तो ऐसे कुछ शाकनाशी जिनमें मृदा में बहुत कम समय के लिए अवशेष प्रभाव रहता है, तो लिखेंगे ऐसे शाकनाशी, ऐसे शाकनाशी
जिनका प्रभाव मृदा में बहुत ही कम समय के लिए होता है, बहुत ही कम समय के लिए होता है, बहुत ही कम समय के लिए होता है, बहुत ही कम समय के लिए होता है। मतलब ऐसे शाकनाशी जिनका रेजिडुअल इफेक्ट जो होता है मिट्टी के अंदर बहुत ही कम समय के लिए होता है, तो वो कौन कौन से होते हैं? तो हम बात करेंगे, डाइक्वाट होता है, पैराक्वाट होता है, और ग्लाइफोसेट होता है। क्या होता है? ग्लाइफोसेट होता है। यहां तक बातें समझ में आ गई? ये ऐसे शाकनाशी हैं जिनका प्रयोग हम मिट्टी में करेंगे, कुछ ही समय के लिए इनका रेजिडुअल इफेक्ट रहेगा, उसके बाद ये मिट्टी से इनका रेजिडुअल इफेक्ट क्या होगा? गायब हो जाएगा या उड़ जाएगा। यहां तक बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलिए आगे हम बात करते हैं, अगले कुछ पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं, जिनको हम बोलते हैं रेजिडुअल इफेक्ट या अवशेष रहते। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं रेजिडुअल इफेक्ट, जिनमें अवशेष आपको देखने को मिलेगा। अवशेष प्रभाव, जिनको हम बोलते हैं रेजिडुअल इफेक्ट। या यहां पर हम लिख सकते हैं रेजिडुअल वीडिसाइड। ठीक है, मतलब अवशेष जिनका ज्यादा मिट्टी में दिनों तक रहेगा उनको हम रेजिडुअल प्रभाव में बोलेंगे। जैसे हम बात करेंगे कुछ, हम बात करते हैं 2,4-D। 3 से 4 सप्ताह तक मृदा में अवशेष रहता है, मृदा में अवशेष रहता है। कितने? 3 से 4 सप्ताह तक 2,4-D का मिट्टी के अंदर अवशेष रहता है। उसके साथ साथ हम बात करते हैं अगर एट्राजीन और सिमाजीन की, एट्राजीन और सिमाजीन की, एट्राजीन और सिमाजीन की जब हम बात करते हैं तो 1 वर्ष तक रहता है, कम से कम 1 वर्ष तक मृदा में अवशेष, 1 वर्ष तक मृदा में अवशेष रहता है। कितने दिनों तक? 1 वर्ष तक मृदा में अवशेष रहता है। किसका? एट्राजीन और सेमाजीन का। उसके बाद हम बात करते हैं फेनेल का। जो फेनेल नाम का हर्बिसाइड है उसका 2 वर्ष तक, 2 वर्ष तक, 2 वर्ष से ज्यादा भी, तो 2 वर्ष तक मृदा में अवशेष रहता है। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 2,4-D का मिट्टी के अंदर कब तक अवशेष रहेगा, तो 3 से 4 सप्ताह तक। एट्राजीन सिमाजीन का तो 1 वर्ष तक रहेगा। फेनेल का रहेगा 2 वर्ष तक मृदा में इसका अवशेष रहता है। तो आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा। फिर उसके आगे हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की ओर। देखते हैं अगले पॉइंट्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करते हैं। फटाफट से नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। चौथा जो वर्गीकरण आता है
शाकनाशी क्रियाविधि के आधार पे, मोड ऑफ एक्शन, जो शाकनाशी क्रियाविधि के आधार पे हम लोग पढ़ते हैं। चौथा, शाकनाशी क्रियाविधि के आधार पर, शाकनाशी क्रियाविधि के आधार पर, क्रियाविधि के आधार पर। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसी से रिलेटेड कुछ हर्बिसाइड हैं जिनका ट्रेड नेम पढ़ लेंगे और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल लगा लेंगे, और जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है खरपतवारों का उस पर भी अपने चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो शाकनाशी क्रियाविधि के आधार पर, तो शाकनाशी क्रियाविधि के आधार पर कैसे शाकनाशी की क्रियाविधि होती है, तो नंबर 1 बात करते हैं संपर्क खरपतवारनाशी, कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड। नंबर 1 आता है संपर्क खरपतवारनाशी। संपर्क खरपतवारनाशी जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड। तो कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड की जब हम बात करते हैं, कौन सा हर्बिसाइड है जिसको हम संपर्क खरपतवारनाशी कहते हैं, मतलब ऐसे शाकनाशी जो पौधे के जिस भाग से इनका संपर्क होगा, पौधे के जिस भाग से इन शाकनाशियों का संपर्क होगा, पौधे के उस भाग को ये मार देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ऐसे शाकनाशी जो पौधे के जिस भाग से टच होंगे उस भाग को नष्ट कर देंगे। ऐसे शाकनाशी, ऐसे शाकनाशियों के, ऐसे शाकनाशियों के संपर्क में, ऐसे शाकनाशियों के संपर्क में पादपों का कोई भी भाग, पादपों का कोई भी भाग आ जाता है, आ जाता है, तो उस भाग को नष्ट कर देते, तो उस भाग को नष्ट कर देते, तो उस भाग को नष्ट कर देते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। तो संपर्क खरपतवारनाशी कौन कौन से होते हैं जरा ध्यान देंगे, तो आपके डाइक्वाट और पैराक्वाट, डाइक्वाट और पैराक्वाट, ये कैसे होते हैं, संपर्क खरपतवारनाशी होते हैं। डाइक्वाट और पैराक्वाट ऐसे खरपतवारनाशी हैं जो संपर्क खरपतवारनाशी की श्रेणी में आते हैं। इनके संपर्क में पौधे का कोई भी भाग आ गया तो ये उसको क्या करेंगे, मार देंगे, खत्म कर देंगे। दूसरा आता है ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड, ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड मतलब स्थानांतरित खरपतवारनाशी, स्थानांतरित खरपतवारनाशी। स्थानांतरित खरपतवारनाशी लिखेंगे, ऐसे खरपतवारनाशी जो पौधे के पूरे सिस्टम में फैलकर संपूर्ण पौधे को नष्ट कर देते, वे खरपतवारनाशी वे खरपतवारनाशी जो जो पादपों के अंदर फैलकर पूरे सिस्टम को ही खत्म कर देते हैं।
कहने का मतलब वो खरपतवारनाशी जो पादपों के अंदर फैलकर पूरे सिस्टम को ही खत्म कर देते हैं। सिस्टम का मतलब जो भी उनकी शारीरिक संरचना होती है, बनावट होती है। जैसे मान लो वो पत्ती के अंदर एंट्री किया हर्बिसाइड और पत्ती से पूरे पौधे में फैल जाता है। जैसे हम अगर इधर बना के देखें, आपको एक प्लांट्स बना के देखें, मान लो ये पौधे की कुछ पत्तियां हैं, और ये जड़ है पौधे की, ठीक। और यहाँ पे ये कुछ मान लो ये पुष्प वगैरह लगे हुए हैं प्लांट्स के अंदर, ठीक है। अब क्या करता है ये शाकनाशी, मान लो इस रंग का है और हमने इसको प्रयोग किया और ये पत्तियों में एंट्री किया। ये क्या है? हर्बिसाइड। ये है हर्बिसाइड, इसने पत्तियों में एंट्री किया और एंट्री करने के बाद ये इस प्रकार से ये संपूर्ण पौधे में आके ये इस प्रकार से ये पूरे पौधे को क्या कर देगा? किल कर देगा, पूरे प्लांट को किल कर देगा। ये होता है कांटेक्ट की बात करते हैं, स्थानांतरित की बात करते हैं। तो कौन सा हर्बिसाइड हुआ? ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड। कौन से एग्जाम्पल होंगे इसमें? तो आपका 2,4-D आ जाएगा, आपका पेंडिमेथिलीन आ जाएगा, पेंडिमेथिलीन आ जाएगा, आपका एट्राजीन आ जाएगा, आपका सीमाजीन आ जाएगा, आपका ग्लाइफोसेट भी इसी में आ जाएगा, ग्लाइफोसेट, ठीक है। ध्यान देना किसमें आ जाएगा? ग्लाइफोसेट भी आ जाएगा, आइसोप्रोट्यूरान भी आ जाएगा। ये सब ट्रांसलोकेटेड हेर्बिसाइड होते हैं जो पूरे प्लांट्स को ही नष्ट करने की क्षमता रखते हो। आप इसको नोट कर लीजिएगा फटाफट से। चलिए आगे हम बात करते हैं, एक और वर्गीकरण इसका पढ़ लेते हैं और आज की क्लास का ये अंतिम बिंदु होगा। एक और वर्गीकरण पढ़ते हैं रासायनिक ग्रुप के आधार पर। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, रासायनिक ग्रुप के आधार पर। जब यहां से क्वेश्चन आता है पेपर में तो बच्चे पेपर में क्वेश्चन गलत करने के चांसेस ज्यादा छोड़ के आते हैं। रासायनिक ग्रुप के आधार पर या तो वो प्रश्न ही छोड़कर आते हैं या फिर गलत करने के चांसेस ज्यादा छोड़ के आते हैं। इस बात को आप ध्यान रखने आपको, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि अगर पेपर में यहां से भी प्रश्न आ जाएगा तो हम कैसे उसको बना पाएंगे, ये हमारे अंदर क्या क्षमता है उस प्रश्न को बनाने की। तो बिल्कुल है, क्योंकि आप शक्तिमान से कम नहीं हो, क्योंकि आप अपने फील्ड के शक्तिमान हो। तो रासायनिक ग्रुप के आधार पे अगर हम बात करें तो एक तरफ हम ग्रुप की बात कर लेते हैं और एक तरफ हर्बिसाइड की बात कर लेते हैं। तो एक तरफ हम बात करते हैं ग्रुप की, एक तरफ हम ग्रुप की बात कर लेते हैं। एक तरफ हम ग्रुप की बात कर लिए और एक तरफ हम बात कर लेते हैं शाकनाशी की। किसकी बात कर लेंगे? शाकनाशी की हम बात कर लेंगे कि कौन कौन से शाकनाशी किस ग्रुप में रखेंगे हम लोग, ठीक है। ये चीजें हम लोग देख लेते हैं अच्छे तरीके से। तो अब हम ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप में सबसे पहली हेडिंग आ जाती है हमारी, हम बात करते हैं प्रोपेनिल, एलाक्लोर वगैरह सारी चीजें हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा एलिफेटिक। एलिफेटिक, जो एलिफेटिक ग्रुप है इसमें कौन कौन से हर्बिसाइड को रखा गया है?
तो एलिफेटिक ग्रुप में रखा गया है डालापान को। किसको रखा गया है? डालापान को रखा गया है। और TCA को रखा गया है। किसको रखा गया है? TCA को रखा गया है। दूसरा है एसिटामाइड। दूसरा है एसिटामाइड। एसिटामाइड में किसको किसको रखा गया है? तो एसिटामाइड में हम देखते हैं किसको किसको रखा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिटामाइड के अंदर हम एलाक्लोर और ब्यूटाक्लोर को रखते हैं। किसको रखते हैं? एलाक्लोर और ब्यूटाक्लोर को रखते हैं। एलाक्लोर जिसका नाम होता है लासो और ब्यूटाक्लोर जिसका नाम होता है मचेटी। ब्यूटाक्लोर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। उसके बाद एसिटामाइड के बाद हम देखते हैं एमाइड। एमाइड में हम किसको रखते हैं? प्रोपेनिल को रखते हैं। किसको रखते हैं? प्रोपेनिल को रखते हैं, जिसको स्टाम्प F34 जिसका नाम देते हैं हम लोग प्रोपेनिल। किसको रखते हैं? प्रोपेनिल को रखते हैं, जिसको स्टाम्प F34 के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं बाईपाइरिडिलियम। हम बात करते हैं बाईपाइरिडिलियम। बाईपाइरिडिलियम की हम बात करते हैं। तो बाईपाइरिडिलियम में कौन कौन सा आता है? तो आपका आता है डाइक्वाट। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार प्रश्न पूछा गया है कि डाइक्वाट कौन से ग्रुप में आता है और पैराक्वाट कौन से ग्रुप में आता है। पैराक्वाट किस ग्रुप में आता है, ये कई बार यहां से क्वेश्चन आया है बाईपाइरिडिलियम्स में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं डाइनाइट्रो एनिलीन्स। 5वां नंबर है डाइनाइट्रो एनिलीन्स। डाइनाइट्रो एनिलीन्स। डाइनाइट्रो एनिलीन या डाइनाइट्रो एनिलीन्स। ठीक है, तो डाइनाइट्रो एनिलीन्स में कौन कौन से आते हैं? फ्लूक्लोरालीन और पेंडिमेथिलीन। फ्लूक्लोरालीन और पेंडिमेथिलीन। कौन सा? पेंडिमेथिलीन। पेंडिमेथिलीन। यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो फ्लूक्लोरालीन और पेंडिमेथिलीन ये दो किसमें आते हैं? डाइनाइट्रो एनिलीन्स में। उसके बाद आता है फिनॉक्सी एसिड। फिनॉक्सी अम्ल या फिनॉक्सी एसिड ग्रुप में किसे रखा गया है? तो फिनॉक्सी एसिड ग्रुप में रखा गया है 2,4-D, 2,4,5T, 2,4,5T, MCPA। ठीक है, MCPA इन हर्बिसाइड को रखा गया है फिनॉक्सी एसिड में। उसके बाद 7वां फेनिल यूरिएज। फेनाइल यूरिएज। फिनाइल यूरिएज। फेनाइल यूरिएज में आपका कौन कौन सा आता है? तो फेनाइल यूरिएज की जब हम बात करते हैं तो यहां पर आइसोप्रोट्यूरान, मोनोरान और डायोरान। आइसोप्रोट्यूरान, मोनोरान, मोन्यूरॉन, डायोरान। आइसोप्रोट्यूरान, मोनोरान, डायोरान ये किस में आते हैं? फिनाइल यूरिएज में। उसके बाद एक लास्ट आ जाता है सल्फोनिल यूरिएज। सल्फोनिल यूरिएज। तो सल्फोनिल यूरिएज में किसको किसको हम लोग रखेंगे?
तो सबसे पहली बात आती है सल्फोसल्फ्यूरान। सल्फोसल्फ्यूरान जिसका नाम होता है लीडर, सल्फोसल्फ्यूरॉन, और इसी में आ जाता है मैट सल्फ्यूरॉन। मैट सल्फ्यूरॉन। तो ये कुछ हर्बिसाइड का क्लासिफिकेशन है कि कौन से ग्रुप में कौन सा हर्बिसाइड आएगा, यहां से पेपर में क्वेश्चन आता है। तो ये कुल मिला के आप लोग रट लोगे, इसको भूलोगे नहीं, क्योंकि हमने जो 7-8 प्रकार के जो ग्रुप लिखवाए हैं आपको, इनको भूलना नहीं है बिल्कुल। किसी भी मोड पे आप इनको भूलोगे नहीं, चाहे कहीं भी आ जाए आप इनको याद करके आओगे। ठीक है, एक भी आपको भूलना नहीं चाहिए। आप फटाफट से इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए लिख लिया ये। उसके बाद एक और बच जाता है, तो उसको यहां पर लिख लेते हैं। अगली स्लाइड क्या ही बनाया जाए, इसको यहीं पर मेंशन कर लेते हैं। इसको इधर बढ़ा के एक और बच जाता है, उसको भी लिख लेते हैं, ट्रायाजीन्स। ठीक है, एक बचता है जिसका नाम है ट्रायाजीन्स, 9 नंबर का। ट्राइजीन। ठीक है, तो ट्राइजीन में कौन कौन सा आता है? ट्राइजीन में आपका एक तो आता है एट्राजीन, सिमाजीन, एट्राजीन, सिमाजीन, मेट्रीब्यूजीन। मेट्रीब्यूजीन। ठीक है, मेट्रीब्यूजीन। ये कुल मिला के हमने 9 प्रकार का जो ग्रुप का वर्गीकरण कर दिया। ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो आज की हमने क्लास पढ़ाई, यहाँ पर एक एक चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास अपनी यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल फिर एक नए ऊर्जा और नए जोश के साथ अगली क्लास में। आप सभी बच्चे इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करें, ताकि हमारी ऊर्जा का जो आधार है वो आपके लाइक, शेयर और कमेंट ही हैं, ताकि हम जिनको देख देख कर हर दिन मोटिवेट होते हैं और एक नया कुछ अच्छा करने के लिए आप लोगों के लिए हम सोचते हैं। ठीक है, हमने ऑफलाइन बैच के बारे में पहले कोई प्लानिंग नहीं थी हमारी। इमीडिएट जब बच्चों के बहुत ज्यादा रिस्पांस आने लगे, बच्चे बहुत ज्यादा आग्रह करने लगे कि सर क्यों आप ऑफलाइन क्यों नहीं चलाना चाह रहे हैं, आपके पास सारा कुछ है, आप ऑफलाइन क्यों नहीं चला रहे हैं। तो हमने भी सोचा कि बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो पाए, कोई ऐसे खेल के ना जा पाए, तो हमने ऑफलाइन बैच का संचालन किया, जिसमें बच्चों ने इतना बढ़ चढ़कर भाग लिया कि आज बहुत अच्छा लग रहा है कि छोटे से एक तहसील में हमने पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश के हर जनपद से लगभग बच्चों को बुलाया और अच्छी तरीके से शिक्षा दे रहे हैं। आप ऑफलाइन वाले बच्चों का किसी दिन मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा, जिससे आपको उनका रिव्यू मिलेगा कि यहाँ आकर उनको कैसा लग रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल फिर एक नई ऊर्जा के साथ।